नमस्कार दोस्तों। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यदि कुछ नहीं किया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? क्योंकि यदि 70 साल में कुछ न बना होता तो आज लोकतंत्र कहां होता, संविधान कहां होता। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने पानीपत के मैदान को जीत लिया। पानीपत के मैदान को जीतना भारत की सत्ता को जीतने जैसा रहा है। आज पानीपत के मैदान में, अनाज मंडी में जिस तरीके से पूरा हरियाणा जुटा, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। शायद यही वजह थी कि वहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो नेता है, बड़े नेता है, हरियाणा के नेता है। इसके बाद वहां पर जो हुआ वह अपने आप में अद्भुत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसका न सिर्फ आईना दिखाया है, बल्कि उसे ताकीद किया है कि आपको हमारे अनुसार ही चलना होगा। कानून से ऊपर आप नहीं हो सकते, संविधान से ऊपर आप नहीं हो सकते। और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने लगी है और उस जुड़ने के बहुत सारे प्रमाण आने लगे हैं। तो इन्हीं सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम उस विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जैन धर्म के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अन्याय किया है और उस अन्याय का नतीजा है एक के बाद एक मुनियों की मौत हो रही है। उस मौत का जिम्मेदार क्या हो, कौन होगा? क्योंकि भले ही आप अपनी अधिसूचना को, नोटिफिकेशन को वापस ले लें, लेकिन उस मौत के कारक आप, उस आंदोलन के कारक और आप हैं, जिसके कारण यह बुरी दशा हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कहा है और उसने उस पर बोला है कि सिस्टम फॉलो करना होगा मिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसने सवाल पूछ दिया कि जब हमने हाई कोर्ट के 44 जजों की सिफारिश की तो वो क्यों नहीं हुई, और उसको लेकर केंद्र सरकार को उसने बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया है कि आप क्या चाहते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसने यह भी पूछा, क्या हमारे आपके अलावा इसमें कोई तीसरे का भी हस्तक्षेप है? यदि कानून मंत्रालय का काम उसको असिस्ट करना है, ना कि वो मालिक, ना ही वो जवाब देगा, ना वो जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी भी हम हैं। और जब हम ही हैं तो फिर आप कौन है? और वो तीसरा कौन है जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, जिसके कारण आप ये नहीं कर रहे हैं? तो उसने इस चीज को लेकर बड़ा स्पष्ट पूछा है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में देरी क्यों हो रही है, और तो तीसरा व्यक्ति कौन है जो हस्तक्षेप कर रहा है, जो इसमें शामिल नहीं है? तो बताइए। इस पर केंद्र सरकार हलकान हुई और डरते हुए, जो कानून मंत्री बार बार सिर्फ टिप्पणियां करते थे, और उनकी टिप्पणियों के बाद आया जो उन्होंने बार बार कहा कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति एक आदर्श प्रणाली नहीं है, उस पर कड़ा जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो हम कह रहे हैं उसका पालन होना ही चाहिए। और जब शीर्ष अदालत ने इसको लेकर के लताड़ा, तब केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि नहीं, हम समय सीमा का पालन करेंगे, हम अतिशीघ्र प्रक्रिया का पालन करेंगे और उसका नोटिफिकेशन करेंगे, सिफारिश भेजेंगे। सब ये स्थिति है। एक कहावत है कि लातों के भूत
बातों से नहीं मानते, और ये उसी का नतीजा है। तो साहब इस पर है। इसके बाद आइए जो पानीपत में आज राहुल गांधी को कल ही पहुंच गए थे शाम को, और वो उत्तर प्रदेश की सीमा से पानीपत पहुंच गए थे और सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होनी थी। लेकिन राहुल गांधी की मां श्रीमती सोनिया गांधी बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, तो इसलिए राहुल गांधी रात में ही अपने पुत्र होने का धर्म निभाने के लिए वहां चले गए। रात भर वो अस्पताल में रहे और सुबह स्नान करके आते आते पानीपत वो 2 घंटे देरी से पहुंचे और 2 घंटे देरी से यात्रा शुरू हो सकी। और जब यात्रा शुरू हुई 13 किलोमीटर चलने के दौरान, तो राहुल गांधी से मिलने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनकी टीम आई हुई थी और वो उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सेदार बनी। और जब हिस्सेदार बनी, उनके साथ चर्चा करते हुए, जिनमें एक बुजुर्ग महिला प्रोफेसर भी थी, जो बुजुर्ग प्रोफेसर थे, उसके अलावा उनकी पूरी टीम थी, और उसके साथ में राहुल गांधी ने देश और दुनिया और सारी चीजों को लेकर उनके साथ चर्चा की। देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था और देश के तमाम सारी चीजें, कैसे उन सारी चीजों से निपटा जाए और कैसे उस पर काम किया जा सकता है, इसको लेकर के चर्चा की। और पैदल चलते चर्चा करते वो जब चले तो करीब 1 घंटे तक लगातार चलते रहने के बाद में जब उनका ठहराव आया, तो जिस फैक्ट्री में वो बिपिन सरदाना की फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री में वो गए और वहां पर जाकर के उन्होंने स्टे किया, उनके साथ में अंदर बैठ के चाय के पर चर्चा की। वो बिपिन सरदाना जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े हुए और आज भी भाजपा में ही है। तो उन्होंने राहुल गांधी को बताया, उनके साथ फोटो खिंचवाई और कहा कि जब उन्हें उनके सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन आया कि आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर वहां पर स्टे करने के लिए, कि जिससे आप लोग चाय पान कर सके, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस महान कार्य में आपका साथी बन सकूंगा। हालांकि मैं भाजपा से हूं, मैं उसे ही फॉलो करता हूं, लेकिन राहुल गांधी को और दूसरे यात्रियों को चलने में भी देरी हुई। क्यों? क्योंकि पूरी रोड खड्डे हैं, टूटी हुई है, और जिस तरीके से बदहाल रोड है, हरियाणा का यह हाल कर दिया है मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिग्विजय चौटाला की सरकार, दुष्यंत चौटाला की सरकार। तो आप समझिए जेजेपी और बीजेपी की सरकार ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सड़कें गड्ढे वाली सड़कें, यह स्थिति है। और उसके कारण कुछ भारत यात्रियों को चोट लगी और चोट लगने के कारण खून बहने लगा और उन्हें फिर उसी फैक्ट्री में लाया गया जिसमें राहुल गांधी के साथ में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर डॉक्टरों को बुलाया गया, फिर उन्हें पट्टी अट्टी बंधवाई गई और सारी चीजें हुई, इलाज हुआ। इस कारण से थोड़ा डिले हुआ। इससे राहुल गांधी जो है सीधे फिर वहां से ग्राउंड पर ही गए जहां पर सभा होनी थी और रैली होनी थी। उस रैली में राहुल गांधी सीधे पहुंचे और पहुंचने के बाद में दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ थे। और जो यात्रा वाला रास्ता था, उस रास्ते पे लोगों ने अपने बाजार बंद कर दिए थे जिससे कि राहुल गांधी और उनकी यात्रा को कोई परेशानी ना हो। तो बाजार बंद होने से और वो होने से काफी सुविधाजनक तरीके से जो है यात्रा निकल सकी। लेकिन हरियाणा में जो उत्साह, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है और जिस तरीके से सभी नेताओं की एकता दिखाई दी है, तो अपने आप में ये लगता है कि हरियाणा का विकल्प जो है सिर्फ कांग्रेस। और इस बात को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शामिल होने आए। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं और एक खाई बढ़ा रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं, इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पदयात्रा कर रहे हैं।
मोदी जी हमेशा हमको कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की। अरे अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। पचास 60 गाड़ियां लेके जो आज घूम रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया। इसीलिए आज आप जैसे आदमी प्रधानमंत्री इस देश के बने। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं बार बार कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में यही हुआ है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री सब कुछ बन सके। ये 70 साल की देन है। यदि यह न बनाया गया होता और यह संविधान न होता, यह लोकतंत्र न होता, तो शायद वो ये नहीं होते। तो एक चीज है। इसके साथ आज जो सबसे बड़ी चीज हुई है, इस भारत जोड़ो यात्रा के कारण यह प्रभाव पड़ा है कि जम्मू कश्मीर में जो चंद महीनों पहले तमाम सारे नेता छोड़ करके कांग्रेस चले गए थे गुलाम नबी आजाद के साथ, उन्होंने वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उन दर्जनों नेताओं ने ज्वाइन करके माफी मांगी है कि हम माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें बहकाया गया, हमें जिस तरीके से बताया गया उससे हमें गलत वो हुआ था, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि असल में आजाद का खेल क्या था। हम तो कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेस की विचारधारा को जानते हैं, हम सर्व समाज की विचारधारा को जानते हैं, हम उसी से जोड़ना चाहते हैं और हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। और माफी मांग करके वो लोग वापस पार्टी में आए और उन्हें पार्टी के संगठन मंत्री, प्रभारी महासचिव ने वापस पार्टी में ज्वाइन कराया। तो एआईसीसी में आज ये चीज हुई। तो आप देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ रही है। और इसका राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया तो इसमें उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने जवानों की बात की और उन्होंने बात की उन युवाओं की जिन युवाओं से रोजगार छीना गया है लंबे समय से, और जो युवा सेना में जाना चाहते हैं और उनके सेना के हक छीने गए। मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना वो लाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। जो सेना के लिए अग्निवीर है वो किसानों के 3 कानून थे, सारे के सारे किसान खड़े हो गए। काले कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, आप सब खड़े हुए, हम खड़े हुए, याद है आपको। और जब किसान खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। गलती हो गई। किसान सर्दी में, ठंड में बाहर बैठा था, बारिश में किसान बाहर बैठा था, तब आपको गलती नहीं दिखी। 1 साल लग गया आपको गलती पहचानने में। 700 शहीद हो गए। किसानों को उग्रवादी बताया था, यह सच्चाई है। पूर्व सैनिक फौजी कहलाने का हक छीना गया, उनकी पेंशन छीनी गई है, उनके जो जीवन की सुरक्षा के आधार हैं वो छीने गए हैं। तो उन सब पर चर्चा की।
और उसके साथ एक बड़ी बात बताई कि तमाम सारे लोग ऐसे आते हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ा और उनकी अपने भाइयों से लड़ाई रही तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ में सुलह की, समझौता किया और आज एक होकर के दोनों भाई रह रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे उन्होंने बताया है। तो यह अपने आप में इतना महान कार्य है कि जिसको क्या कहा जाए। तो यह स्थिति है। नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, झूठी बात करते हैं, तो इसका यह उदाहरण है कि आज देश की तमाम रेल लाइनें हैं, उनके बगल में, उनके साथ में तमाम सारी झुग्गियां, तमाम सारे लोग हैं जिनके घर बने हुए हैं और वो वहां रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का वह वादा झूठा वायदा है, जुमलेबाजी है कि 2022 के तक सारे हर भारतीय को पक्का घर, पक्की छत मिल जाएगी, अपना घर, अपनी छत मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सका है और यह उसका नतीजा है और यह उसका सबूत। तो इसको समझना होगा। तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि आखिर कितना बड़ा झूठ बोला जाता है और कितने बड़े झूठ के जो है महारथी हैं हमारे प्रधानमंत्री, और वो अपने लिए सिर्फ झूठ का निंदा। कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी। अब आते हैं तीसरी बात करते हैं, आपको बात करते हैं जिस तरीके से संवेद शिखर को लेकर के आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के बाद में यह हुआ है कि 4 दिन में दूसरे जैन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। किस लिए? कि संवेद शिखर जो है पर्यटन स्थल न बने और उसको लेकर के उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तमाम जगह उसको लेकर के आंदोलन हो रहा है, हुआ है, और केंद्र सरकार ने, जिसने 2019 में यह नोटिफिकेशन किया था, उनके पवित्रता को नष्ट करने का काम किया था, उसने अब उसे वापस लेने की बात कही है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, चिट्ठी जारी की है। किसको? राज्य सरकार को। और जिस समय वो लागू किया गया था उस समय झारखंड में भी राज्य सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। द्रौपदी मुर्मू उस समय वहां की राज्यपाल थी और उन लोगों ने उस नोटिफिकेशन को जारी किया था। केंद्र सरकार ने उसे फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया था। तो आप समझिए, राज्य और दोनों ने, भाजपा ने यह पाप किया था जिसके कारण इतने जैन मुनि मरे हैं, उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े और जैन धर्म के लोगों को आंदोलन करना पड़ा। ये चीज हमने हल्द्वानी में भी देखी कि किस तरह से, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उनके साथ अन्याय हुआ। तो अन्याय और झूठ की सरकार है और इस सरकार से आप क्या, तो इस सरकार से कोई उम्मीद तो नहीं कर सकते। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए, नहीं तो बहुत से अन्याय हमारे साथ होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं और हम सब खोते जा रहे हैं। तो इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।